हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर एक नए वीडियो के साथ, और आज के वीडियो का टाइटल है डॉक्टर जयशंकर ब्रिलियंट स्पीच एट यूएन कंप्लीटली इग्नोर्ड पाकिस्तान एंड फोकस्ड ऑन चाइना। सो दैट्स द ग्रेट थिंग कि भाई, क्योंकि उसको तो इग्नोर करना है, जो हम सबको पता है हमारा जो बिगेस्ट थ्रेट है वो चाइना है। पाकिस्तान को तो फिर भी हम एडजस्ट कर लेंगे, उसको हम मैनेज कर लेंगे, बिकॉज पाकिस्तान इकोनॉमिकली, मिलिट्री वाइज, एवरी हर चीज में हमसे कमजोर है। पर चाइना इज वे टू बिगर, वे टू एडवांस देन अस। तो मेन थ्रेट हमारा चाइना है। बड़े बड़े एक्सपर्ट भी कह चुके हैं इस बारे में। तो ये वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है। वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अब वहां जाके ओरिजिनल चैनल को भी सपोर्ट करिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लगती है तो प्लीज 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 लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो चलिए मैं इस कंप्लीट वीडियो को देखते, वीडियो देखने के बाद बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। अफेयर जनरल प्रशांत धवन। दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स रिसेंटली गए यूएसए के शहर न्यूयॉर्क में, क्योंकि वहां पर यूनाइटेड नेशंस का जो 77 सेशन है जनरल असेंबली का, ये स्टार्ट हुआ था। हमने देखा कि एर्दोवान, उसके अलावा चाइना की तरफ से वेरियस और कंट्रीज ने अपने अपने स्पीच दिए हैं, दुनिया के सामने अपनी सोच रखी। भारत की तरफ से इस साल पीएम मोदी नहीं गए। भारत की तरफ से इस साल स्पीच दिया है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। और इन्होंने एक्चुअली यहाँ पर दो इवेंट अटेंड किए हैं। पहले तो इन्होंने यहाँ पर स्पीच दिया इंडिया एट 75 में, जहाँ पर इंडिया और यूनाइटेड नेशंस के जो 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं रिलेशंस के, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बात करी। और फिर इन्होंने एक प्रॉपर स्पीच दिया यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, यहाँ पे आपको ये भी समझ में आएगा कि इंडिया एज ए कंट्री किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और हम ये नहीं चाहते कि हमें हमेशा के लिए ना बस एक साउथ एशियन कंट्री देखे दुनिया। हम ये चाहते हैं कि भारत एक ग्लोबल वॉइस बन के उभरे। इसलिए जयशंकर साहब का आप अगर पूरा स्पीच देखोगे तो इसमें इन्होंने भारत का मेंशन किया है 21 बार, आतंकवाद का मेंशन किया है 7 बार, क्लाइमेट चेंज का मेंशन किया 6 बार, एनवायरनमेंट का मेंशन किया 5 बार, यूक्रेन का 4 बार, मगर पाकिस्तान का एक बार भी मेंशन नहीं किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जेस्चर है। इसके कंपैरिजन में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गए यूएनजीए में, इनका पूरा फोकस था इंडिया पे। सबसे ज्यादा बार इन्होंने यहाँ पे अपनी स्पीच में कश्मीर का मेंशन किया 12 से 13 बार, इंडिया का मेंशन किया 10 से 9 बार, अफगानिस्तान का मेंशन कर दिया 9 बार। और अफगानिस्तान के बारे में तो ओपनली ये कह दिया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाता है और अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तानियों ने बहुत सफर किया है। ये छोटी सी क्लिप है, मैं चाहता हूँ ये आप देखें। पाकिस्तान शेयर्स the key concern of the international community regarding the threat posed by the major terrorist groups operating from Afghanistan, especially ISIL-K and Tehreek-e-Taliban Pakistan, as well as Al-Qaeda, ETIM and IMU. तो यहाँ पे आपने देखा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बेसिकली दुनिया को ये कह दिया कि जो आतंकवाद पाकिस्तान फेस कर रहा है आज के समय, ये अफगानिस्तान से शुरू होता है। अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। और इससे एक इंडिकेशन ये भी दे दी कि रीजन में जो हम प्रॉब्लम देखते हैं ना आतंकवाद की, उसका मेन कारण पाकिस्तान नहीं है। सारा ब्लेम डाल दिया अफगानिस्तान की तरफ। ये बातें सुन के ऑब्वियसली तालिबान खुश था नहीं। तालिबान ने सीधा सीधा यहाँ पर बोल दिया है दिस इज नथिंग बट ह्यूमिलिएशन। ये लोग चाहते हैं अब कि पाकिस्तान माफ़ी मांगे तालिबान और अफगानिस्तान से, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान पर गलत आरोप लगाए हैं यूनाइटेड नेशंस में। ऑब्वियसली तालिबान पाकिस्तान का जवाब यूएन में कर नहीं सकता, क्योंकि तालिबान की एंट्री अभी है नहीं यूएन में। मगर एक स्पीच से पाकिस्तान के पीएम ने अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस और ज़रा ख़राब कर दिए हैं ना। फिर अगर हम बात करें भारत की, तो इंडिया के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। इंडिया अकेला देश है दुनिया में जिसको रशिया और यूएसए दोनों ओपनली यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर कहते हैं कि ये देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। रशिया के जो विदेश मंत्री है ये गए यूएसए में, हालांकि एक बार को पता था नहीं कि यूएस इनको वीज़ा देगा भी या नहीं देगा, मगर सरगेई लैवरोव गए यूएन में और इन्होंने यहाँ पर कहा कि देखो, बात चल रही है 4 कंट्रीज़ को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट देने की। हम सिर्फ 2 कंट्रीज़ का समर्थन करते हैं, एक है भारत, दूसरा ब्राज़ील। रशिया के हिसाब से जर्मनी, जापान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं होना चाहिए। तो इंडिया यहाँ पे एक स्टैंड आउट कंट्री आता है। फिर जो बाइडेन को आप अगर देखोगे तो ये ब्राज़ील का समर्थन नहीं करते यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए, ये इंडिया का समर्थन करते हैं। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है
जो एक यूनिक रिलेशन एंजॉय करता है दोनों साइड में। और इसलिए डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएन में खड़े होकर ये भी कहा कि वैसे तो बहुत लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस का विस्तार होगा, सिक्योरिटी काउंसिल में चेंजेस लाए जाएंगे, इंडिया को एक स्थायी मेंबर बनाया जाएगा, मगर अब फाइनली हम देख रहे हैं कि कुछ शिफ्ट हो रहा है। बहुत से देश हैं अब डायरेक्टली इंडिया का नाम लेकर बात करते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। नहीं तो यूजुअली आप देखोगे तो कंट्रीज डायरेक्टली किसी का नाम लेती नहीं है, बस संकेत दिए जाते हैं कि किसकी बात की जा रही है। मगर इंडिया के केस में आप नोटिस करोगे, पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर ने अपना स्पीच दिया, कैटेगोरिकली ये कहा स्पीच में कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होना चाहिए, ये वर्ल्ड पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिको ने तो ओपनली ये कह दिया यूएन में कि सिर्फ पीएम मोदी है दुनिया में अकेले लीडर जो पीस स्थापित कर सकते हैं। यूक्रेन और रशिया में तो ऐसे कंट्री को आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों नहीं एंट्री देते। और मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि ये होगा 10 अगस्त को। मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने कहा था कि एक कमेटी बननी चाहिए जहाँ पर पीएम मोदी होंगे, पोप होंगे और यूएन के चीफ होंगे, और ये कमेटी वर्ल्ड पीस पर काम करेगी और इंश्योर करेगी कि आने वाले 5 साल तक कोई भी जंग ना लड़ी जाए। तो मैक्सिको ने फाइनली ये इशू यूएन में उठा लिया, मगर थोड़ा सा इसमें चेंज कर लिया। अपने स्पीच में पोप और यूएन के चीफ को गायब कर दिया, सिर्फ फोकस किया पीएम मोदी पर। ना वापस आते हैं जयशंकर साहब के स्पीच पर, जो एक स्पेशल इवेंट हुआ है इंडिया एट 75 ईयर्स शोकेसिंग इंडिया यूएन पार्टनरशिप। इस स्पीच में पहले जयशंकर साहब ने यह कहा कि दुनिया को यह समझना चाहिए 18वीं शताब्दी थी, इंडिया दुनिया की जीडीपी का 25% अपने पास रखता था। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के आने से पहले के एरा की। फिर ये कहते हैं कि मिडल 20th सेंचुरी तक, जब तक ब्रिटिश एम्पायर ने काफ़ी लूटमार कंप्लीट कर ली इंडिया में, तब तक इंडिया दुनिया के सबसे जो पूरेस्ट कंट्रीज हैं उनमें आ चुका था। ये अपने आप में बहुत अच्छा आंसर है उन लोगों का जो आज भी कहते हैं कि जी ब्रिटिश एम्पायर से इंडिया को फायदा हुआ था, रेलवेज आ गई, कुछ आ गई, बट इन रियलिटी हमारी इकोनॉमी को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था ब्रिटिश एम्पायर ने। बट आगे जयशंकर साहब ये भी ऐड करते हैं कि इंडिया फिर रुका नहीं, इंडिया आज के समय उसी कंट्री को बीट करके 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है दुनिया की। और भारत के सपने बहुत बड़े हैं। अब आने वाले जो 25 साल है उसमें आप देखोगे भारत की असली उड़ान, क्योंकि अब देखिए प्लेटफॉर्म बिक चुका है, इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास मोटिवेशन है, और टारगेट हमारे देश का ये है, हमारे पीएम ने टारगेट दिया है कि 2047 तक हमको बनना है एक डेवलप्ड कंट्री। और इस बीच आप देखोगे भारत मेजर अकॉम्प्लिशमेंट हासिल करेगा। फॉर एग्जांपल आपको दिखेगा पहला भारतीय चांद के सरफेस पर, यह बात कही है जयशंकर साहब ने। हमारा खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा जिस पे ऑलरेडी काम चल रहा है। और इंडिया के ज्यादातर जो गांव हैं ये डिजिटाइज हो चुके होंगे, पॉवर्टी को हम इरेडिकेट कर चुके होंगे। तो इंडिया की जो विजन है आने वाले 25 सालों की, इसके बारे में इन्होंने बात करी स्पीच में। फिर अगर हम आए यूनाइटेड नेशंस के स्पीच में, तो यहाँ पर जयशंकर साहब ने इनडायरेक्टली आलोचना करी है चाइना की। इन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को रोकना चाहिए आतंकवाद वगैरह, क्योंकि इन दी एंड देखो फायदा नहीं है बोलने का, हम बहुत लंबे समय से बोल चुके हैं। और प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम बार बार अपने कंट्री को वर्ल्ड स्टेज पर पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं तो दुनिया भी इंडिया का स्टैचर कम कर देती है। दुनिया सोचती है कि हाँ इंडिया आज भी उलझा हुआ है पाकिस्तान में। तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली फोकस किया चाइना पर और ये कहा कि चाइना ने जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो सैंक्शन 1267 कमेटी है यहाँ पर आतंकवादियों को बचाया, ये बहुत गलत था। और आतंकवादियों को जो भी कंट्री डिफेंड करता है, चाइना की बात करें क्योंकि चाइना ने लिटरली आतंकवादियों को डिफेंड किया यूएन में, तो जो भी देश आतंकवादियों को डिफेंड करता है, डू इट एट योर ओन पेरिल। पेरिल का मतलब क्या है कि इन द फ्यूचर आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको संकट फेस करना पड़ेगा। इतिहास गवाह है जिस कंट्री ने भी आतंकवादियों का यूज करने की कोशिश करी है, इवेंचुअली उस कंट्री को ही बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना पड़ा। और ये बात यूएसए के केस में भी सही होती है। यूएसए ने तालिबान बनाया था यूएसएसआर को हटाने के लिए अफगानिस्तान से। उस तालिबान ने बाद में ओसामा बिन लादेन को भी नर्चर किया, उसको भी बड़ा किया। अंत में क्या हुआ, ओसामा बिन लादेन ने ही यूएसए को सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक दिया, उनके हजारों लोग मार दिए। तो इंडिया ने यहाँ पर क्लियरली एक वार्निंग दिया चाइना को कि जो आपके स्टेप्स हैं देख लीजिए, लॉन्ग टर्म में इससे आपको लॉस ना हो जाए। और आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि इतने इंपॉर्टेंट मंच पर यूक्रेन वॉर की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो जयशंकर साहब ने यहाँ पर यह भी कहा कि हमें पता है दुनिया हमसे पूछती है कि तुम किसकी साइड हो, तुम क्या यूक्रेन की साइड हो, क्या रशिया की साइड हो। तो यहाँ पर इंडिया का जवाब ये था कि हम लोग पीस की साइड है, हम चाहते हैं कि जल्दी से पीस यहाँ पे स्थापित हो जाए। और हम दोनों साइड्स को कहते हैं, यूक्रेन रशिया को, कि आप बैठकर टेबल पर डायलॉग और डिप्लोमेसी पर फोकस करिए, एज इट इज द ओनली वे आउट।
इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है ये वॉर खत्म करने का। और फिर इंडिया का जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है दुनिया को, ये भी इन्होंने हाईलाइट किया। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखो, दुनिया भर में 100 से ऊपर देश हैं, वहां पर इंडिया ने वैक्सीन प्रोवाइड करी थी जब पेंडेमिक अपने पीक पे था। उसके अलावा इंडिया ने 50,000 मेट्रिक टन गेहूं भेजा अफगानिस्तान को। हमने अफगानिस्तान को दवाइयां भेजी, वैक्सीन भेजी। उसके अलावा जब श्रीलंका आर्थिक संकट में डूब रहा था, चाइना इनकी हेल्प में नहीं आया, हमने श्रीलंका को $3.8 बिलियन दिए अपनी कंट्री को स्टेबल रखने के लिए। और ये बात श्रीलंका ने खुद एडमिट करी है कि इंडिया की अगर हेल्प ना मिली होती तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदतर हो जाती श्रीलंका में। उसके अलावा हमने म्यांमार को भी 10,000 मेट्रिक टन भेजी फूड एड। अब म्यांमार देखिए ऐसा देश है जहां पर तख्तापलट हो चुका है, आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है और यूएस और यूरोप ने ऑलमोस्ट अपने रिलेशंस तोड़ ही दिया म्यांमार के साथ, उस पर सैंक्शन लगा दिए हैं। और इन सैंक्शंस का इन दी एंड नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा किस पे होगा? आम इंसान पर। तो इंडिया ने इंश्योर किया है कि इवन दो म्यांमार दुनिया में आइसोलेट हो चुका है, म्यांमार के लोगों को ज़रा कष्ट ना महसूस हो, इसलिए हमने म्यांमार की भी यहाँ पर हेल्प करी है। और हमने फिर ये भी ऐड किया कि जब हम कंट्रीज़ की हेल्प करते हैं तो डेट ट्रैप क्रिएट नहीं किया जाता। अगेन यहाँ पे हम इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं चाइना की कि चाइना किस तरीके से कंट्रीज़ को हेल्प करने के नाम पर उनको डेट ट्रैप में फंसा देता है। एनवायरनमेंट की भी यहाँ पर बात करी गई कि क्लाइमेट चेंज से किस तरीके से इंडिया लड़ रहा है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा वेल राउंडेड स्पीच था जहाँ पर जयशंकर साहब ने प्रॉपरली इंडिया का पर्सपेक्टिव दुनिया के सामने रखा। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से वो कौन सा टॉपिक है जिसे इंडिया को रेस करना चाहिए यूनाइटेड नेशंस में? ये कुछ भी हो सकता है, ये जो रिसेंट अटैक्स हुए हैं यूके में या फिर कुछ और इशू है, आपके हिसाब से वो कौन सा सर्टेन टॉपिक है जो इंडिया रेस करता नहीं है यूएन में मगर रेस करना चाहिए? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपके थॉट्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, नीट, IIT, जेई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको परचेज करना है IIT एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए IIT पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि आप 42 मंथ का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1900 रुपये पर मंथ देकर। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड आपको डिस्काउंट देगा यूपीएससी, एसएससी, नीट किसी भी एग्जाम के कोर्स में ऑन अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो फ्रेंड्स वीडियो हुई ख़त्म। वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा कि अब इंडिया अपने को एक सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मैं ग्लोबल लीडर बनना, उस हिसाब से बिहेव भी कर रहा है। बिकॉज क्या होता है ना कि आपके जो एक्शन होते हैं वो आपके वर्ड से, तो उस तरह कब क्या बोलना है, कब कैसे बोलना। और सबसे बढ़िया पाकिस्तान का रोस्ट किया कि पाकिस्तान के बारे में एक लाइन नहीं बोली। मतलब वही डिफरेंस है ना कि हमसे पाकिस्तान बोला कि वो अपने से जो छोटी कंट्री, अपने से बैकवर्ड कंट्री बोला कि हम आगे देखते हैं कि हाँ चाइना एज अ थ्रेट, उसको कैसे रोस्ट किया, उसको कैसे उनकी गलतियों का अंदाजा लगाया, हिंट देके, डायरेक्ट नहीं बोला पर समझदार को इशारा काफ़ी वो समझ जाएंगे तुरंत। यूएन में यही चलता है, कंट्रीज डायरेक्टली नाम नहीं ले रही। उन्होंने यूक्रेन वॉर का वो किया। और इंडिया को सबसे अच्छी बात, इंडिया को फ्रांस भी सपोर्ट कर रहा है, इंडिया को रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, यूएस भी सपोर्ट कर रहा है। देखिए पहले भी ना सपोर्ट जो परमानेंट मेंबर की सीट है ना, सपोर्ट सब कंट्रीज अल्टीमेटली कर देते थे, पर लास्ट में क्या होता था, दिक्कत पड़ती थी चाइना की, कि चाइना हमेशा वीटो कर देता। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा कि चाइना वीटो ना करे या कुछ रिफॉर्म निकले, आई डोंट नो। पर बात तो ये कि सपोर्ट तो सबका है, बट जो रिफॉर्म आएगा क्या वो चाइना के बिना आ जाएगा या चाइना को एक्सक्लूड करेंगे, आई डोंट नो क्या होगा। लेकिन चाइना की भी सिचुएशन सही चल नहीं रही है। वहाँ पे भी लोग कह रहे हैं कि शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट में है शायद। अब जितनी मीडिया न्यूज़ निकल के आ रही है, जितनी मीडिया कवरेज मिली है, या हो सकता है उनको प्रेसिडेंट के पोजीशन से भी हटाया जा सकता है, उनको मिलिट्री कमांडर के पोजीशन से हटा दिया गया है। तो मतलब देखिए आसपास देखिए कितना अनस्टेबिलिटी आ रही है, मगर फिर भी इंडिया बहुत स्टेबल है। और इंडिया को वर्ल्ड ग्राउंड पे जो डिफरेंट लीडर से बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलती है, क्योंकि जो एक पर्सनालिटी होती है ना आपके लीडर की, इंडिया जो मोदी जी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड अमंग ऑल द वर्ल्ड लीडर्स, तो बहुत अच्छा। और एस जयशंकर जेम 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 जेम, तो उनको जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से अपनी पॉइंट रखते, एक पढ़े लिखे, एक वो इस दुनिया ये डिप्लोमेट के वर्ड में रहे, उन्होंने पढ़ाई की, वो उनको सब कुछ पता है, उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस है। उस कॉन्फिडेंस का, अपने कंट्री के पावर का, सब कुछ का एक प्रॉपर यूज करके एकदम
जहाँ हिट करना हो तो वहाँ हिट करते हो, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। मैं ये देख रही थी कि मतलब इंडिया, और सबसे बड़ा कि इंडिया जब भी किसी कंट्री के साथ उनके 75 साल या 50 साल या 25 साल जैसे पूरा होता है उसको सेलिब्रेट करने में बहुत फोकस करता है। इससे सिर्फ ये नहीं होता है कि इससे होता है कि हमें याद है कि हमारे साथ इतना, हमारा 75th ईयर हो गया, हम इस पर बहुत, हम और आपकी तरफ लुक फॉरवर्ड करते हैं कि हम और अच्छे रिलेशन बनाएं, क्योंकि जितना अच्छा हम रिलेशन बनाएंगे इससे हमारी सॉफ्ट पावर उतनी ही इंक्रीज होगी। और आजकल गेम सॉफ्ट पावर का है, वॉर का एरा नहीं है, जैसे मोदी जी ने बताया दिस इज नॉट एन ए, सॉफ्ट पावर से वॉर है, डिजिटल वॉर है, बायोलॉजिकल वॉर है, सॉफ्ट वॉर है। तो ये सारी चीज़ों का वॉर है, वो आम वो वाला वॉर नहीं है और इंडिया नहीं करेगा। इंडिया वैसे ही और चाइना वगैरह भी नहीं करेंगे, क्योंकि पता है ना, अगर कर दे तो क्या होगा, क्योंकि जो जो एग्रेसर होता है तो क्या हाल होता है। और वो भी डेवलप कर रहा है, चाइना यूएसए को compete करने वाला है कुछ सालों में, जैसा कि दुनिया वर्ल्ड या सारे इकोनॉमिक्स फोरकास्ट करते हैं। अगर चाइना वॉर में उलझ गया तो फिर तो वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब जैसे वॉर में उलझते हो आपकी इकोनॉमी कितनी पीछे चली जाती है। अभी तो कोरोना वायरस से लड़ ही रहे हैं, और इंडिया में और भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ग्रो कर रहा है, जितने भी पीएलआई स्कीम के तहत और भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह, और जब से वो चिप वाली भी, तो सब कुछ लेके इंडिया ओवरऑल ग्रो कर रहा है। क्लाइमेट को, बस इंडिया को मुझे लगता है वाटर लॉगिंग की समस्या को एक हैंडल करना है, कि हाउ टू डू वाटर लॉगिंग, हाउ टू डू लाइक how to manage rainwater, how to manage flood. I know they are the natural calamities, we cannot manage them, we cannot like avoid them, but we can mitigate the effect. तो इंडिया को इस तरफ भी देखना चाहिए, जैसे कि पूरी दुनिया में होता है, जैसे जापान में होता है। बाकी आई नो दैट्स क्वाइट टफ, बट एटलीस्ट स्टेप उठाए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस पे रिएक्ट करूँ तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।